जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मॉडल पेपर सेट नंबर 8 होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में इसका एग्ज़ाम होना है और संभावना है कि सितंबर अक्टूबर महीने में ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, काफ़ी पेन लेके आप जरूर बैठेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो निश्चित रूप से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रश्न पूछा गया है, कोपेन महोदय के अनुसार कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? और ऑप्शन आपका दिया गया है 4। एस प्रकार की जलवायु, CWG प्रकार की जलवायु, AMW प्रकार की जलवायु और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन ने विश्व को भी जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है और साथ ही साथ कोपेन ने भारत को भी जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। अगर बात करें तो कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और ये आपके हैं A, B, C, D और E, है ना। कोपेन महोदय ने भारत को कुल 9 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और 9 का वर्गीकरण मैं आपको आगे क्लास में बताया हूँ। पूछा क्या गया है कि कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका उत्तर मुझे लगता है कि आप लोग में से देने में सक्षम नहीं होंगे। मैं ही इसका उत्तर बताता हूँ और इसका जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे कि कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा इस प्रकार की जलवायु, यानी सवाना तुल्य जलवायु आपके यहाँ पे मिलती है कोरोमंडल तट पे। CWG की अगर बात करिएगा तो हमारे यहाँ जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, यानी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इस क्षेत्र में आपके CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। AMW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है, तो मालाबार तट यानी केरल राज्य में मिलती है। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि कोपेन ने कितने जलवायु विभागों में जो है भारत को डिवाइड किया है, तो 9 और विश्व में 5। और यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है AS प्रकार की जलवायु तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट में पाई जाती है। प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की अगर बात करता हूँ, इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा गया है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम बताइए। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज ज्यूल, लॉर्ड कर्जन या फिर लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी आप जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है अनहैप्पी इंडिया की रचना की गई थी। ऑप्शन की व्याख्या देखिए, ए की बात करें, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको। और याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय अगर पूछे जाते हैं तब भी उत्तर आपका दादा भाई नौरोजी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय पूछा जाता है तब भी दादा भाई नौरोजी बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो पूछी जाती है आपसे, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है ना। जॉर्ज ज्यूल 1888 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और साथ ही साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज या पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। लॉर्ड कर्जन 1905 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासन था और इन्होंने जो है अच्छे कार्य भी किए थे, इन्होंने खराब काम भी किया था। सबसे बुरा कार्य इन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था और इसी आंदोलन के पश्चात भारत में स्वदेशी आंदोलन की लहर आई थी और जगह जगह जो है स्वदेशी को अपनाया गया था, विदेशी को बहिष्कृत किया गया था, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा वाला स्थान है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? 4 ऑप्शन, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी या फिर जयंतिया की पहाड़ी। मासिन राम पड़ता कहाँ है, तो मैं आपको बताऊंगा मेघालय में। 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में इन 3 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र और किस पहाड़ी पे स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका होगा यहाँ पे राइट, खासी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1878, 1879, 1880 या फिर 1882।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा अधिनियम जो भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पे इसने प्रतिबंध लगाया था और एक नियम बनाया गया था कि यदि कोई भारतीय भाषा का समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भी छापता है तो उसका मुद्रण जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको जब्त कर लिया जाएगा। केवल भारतीय भाषाओं से संबंधित है और यह एक्ट जो है कब आपका प्रभावी हुआ था तो 1878 था वर्ष, और कौन थे उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन, है ना। तो भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पे कुठाराघात किया गया था। और याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक समाचार पत्र आता है सोम प्रकाश, है ना, सोम प्रकाश, इसके जो संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इस एक्ट से प्रभावित होने वाले एकमात्र क्या थे समाचार पत्र था, बांग्ला भाषा में था, इसको याद रखिएगा। अच्छा, कब लागू हुआ है यह भी आपसे पूछता है। कब जो है इसका एलिमिनेशन किया गया था कि इसको समाप्त किया गया था तो 1882 में जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल आता है तो इस एक्ट को पुनः क्या कर दिया गया था, समाप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 5 की बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किन ग्रहों के युग्म के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। शुक्र और अरुण और वरुण, मंगल और शनि और बुध और शुक्र, किसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सिंपल सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह जिनके कोई भी सैटेलाइट, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है ना। अरुण के पास कुल उपग्रहों की संख्या आप 27 बताइएगा। वरुण के पास भी आपके उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, पेबोस और डिमोस। और शनि जो है आपका सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है जिसके पास आज की डेट में 146 उपग्रह हैं। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका स्वयं का वायुमंडल है। सबसे चमकीला उपग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तब भी उत्तर आपका क्या होगा, टाइटन होगा। इस तरह से प्रश्न का उत्तर कि किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, उत्तर आपका हो जाएगा बुध और शुक्र। प्रश्न संख्या 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के जन्मदाता कौन थे या इसको लागू करने वाले कौन थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिएगा या राज्य अपहरण सिद्धांत कहिएगा या राज्य हड़प नीति कहिएगा, तीनों एक ही उपनाम है। और एक ऐसी नीति, इसमें यह कहा गया कि यदि किसी भारतीय राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस कंडीशन में उस राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। यही आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। और इसके प्रतिपादक कौन थे तो ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी आपका उत्तर सही होगा। सतारा भारत का एक ऐसा राज्य जो कि सबसे पहले इस नीति के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था, ये भी आपको ध्यान देना होगा। आज का अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी सिंधु जल समझौते के अंतर्गत नहीं आती है, यानी किस नदी के जल पर सिंधु जल समझौता प्रभावी नहीं होता है। झेलम, चिनाब, ब्यास या फिर सतलज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगी वो प्रभावी नहीं होगा। झेलम पाकिस्तान में जाती है, चिनाब पाकिस्तान में जाती है, सतलज पाकिस्तान में जाती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जिसका उद्गम और मिलन दोनों भारत में ही है, भारत से ही निकलती है, व्यास कुंड से निकलेगी, कपूरथला पंजाब में सतलज में मिल जाती है। यानी व्यास वह नदी है जिस पर सिंधु जल समझौता जो है प्रभावी नहीं होता है। 1960 याद रखिएगा, ये लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 8 की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पे तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका उत्तर सही होगा। और लगातार 6 वर्षों तक 1940 से लेके 1945 तक कंटिन्यू ये जो है लगातार 6 साल तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, क्योंकि उस समय आपका चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध और उस समय जो है
बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तब भी आप इनका नाम बताएंगे। लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहने वाले तब भी आप इनका नाम बताएंगे। अल हिबाब और अल हिलाल 2 इनके समाचार पत्र थे जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें आप पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपसे कई बार पूछा गया है। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है। विक्टोरिया वाटरफॉल नील नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी या फिर जाम्बेंजी। तो विक्टोरिया फॉल की अगर बात करें तो विक्टोरिया फॉल तो आपका पड़ेगा कहाँ पर? तो आप बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। और किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, डी होगा आपका राइट, जाम्बेंजी, है ना। जाम्बेंजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल। अच्छा, नील नदी की आप बात कर लीजिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, लगभग 69 फीट की लंबाई होगी। नाइजर फूटा जलन पर्वत से निकलती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है, आयल रिवर यानी तेल नदी के रूप में जाना जाता है। लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका में बहती है, विश्व की एक ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दिया गया है किस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया? किस युद्ध के पश्चात संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध? किस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था? ये आपसे पूछा गया है। प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे मुझे लगता हो जाना चाहिए बक्सर का युद्ध जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1764 ईस्वी में हुआ था और इस रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था किसको? सॉरी, हेक्टर मुनरो शायद जो है नेतृत्व किया था अंग्रेजों का इन्होंने, है ना। और इसी युद्ध के पश्चात जो है पूरे भारतवर्ष में जो है स्थापित हो जाता है क्या? तो आप बताइएगा। हाँ, पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित होता है अंग्रेजों का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 11 की बात कर लूँ तो संविधान से लिया गया क्वेश्चन और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है? सोवियत संघ, जापान, साउथ अफ्रीका या फिर जर्मनी? इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की बात हो रही है, यह आपका साउथ अफ्रीका राइट होगा। अनुच्छेद 368 याद रखिएगा जिसमें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सोवियत संघ की बात कर लीजिए। सोवियत संघ से आपका लिया गया है मूल कर्तव्यों को। जापान विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी की बात करिएगा और जर्मनी आपका राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, खैर, बबूल या फिर साजा? कत्था खैर के लकड़ी से प्राप्त होता है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, खैर। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, भारत की सरकारी कैलेंडर किस संवत पे आधारित है? भारत का सरकारी कैलेंडर किस संवत पे आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस पर ये आधारित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, शक संवत पे आधारित है। सन में अगर आप 78 जोड़ते हैं तो आपका शक संवत बन जाता है और 57 अगर आप जोड़ते हैं तो विक्रम संवत आपका बन जाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। चलिए प्रश्न संख्या 14 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर दिया है। रेशम की खेती, विटीकल्चर दिया है। जैतून की खेती, ऑल्विकल्चर दिया है। हार्टिकल्चर, फलों का उत्पादन दिया है। कौन सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेशम की जो खेती होती है, रेशम का जो उत्पादन किया जाता है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है, न कि विटीकल्चर के अंतर्गत। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा विटीकल्चर के अंतर्गत किस खाद्य वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। बाकी सब सही है। फूलों की खेती आपका फ्लोरिकल्चर, जैतून की खेती ऑल्विकल्चर और हार्टिकल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करूँ, देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता को रिप्रेजेंट किया गया है? पुनः निर्वाचन की योग्यता किसके अंतर्गत आपकी आती है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58? यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 57 होगा राइट। पुनः निर्वाचन
57 में कहा गया है निर्वाचन रीति अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 होगा। निर्वाचन काल अगर आपसे पूछा जाता है 5 वर्षों के लिए निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 56 बताइएगा। और अनुच्छेद 58 जिसमें कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, ऑप्शन डी आपका होगा 58 में। प्रश्न संख्या लगभग मैंने जो है आधा रास्ता इस वीडियो का तय कर लिया है, आपने तय कर लिया है, हम दोनों ने मिल के तय कर लिया है। इस जो भी फैक्ट यहाँ आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत अब तक मैंने बताया है उसको आप नोट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 16 की बात करिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व की कॉफ़ी पोर्ट, विश्व की कहवा मंडी के रूप में जाना जाता है? कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, मैंने आपको कई बार बताया है। ऑप्शन डी होगा ब्राज़ील में स्थित सेंटोस, है ना। सेंटोस को सबसे अधिक जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, वो सेंटोस से किया जाता है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया है कॉफ़ी पोर्ट। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस शहर है। साओ पोलो कहवा मंडी के रूप में जाना जाता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी होगी। 17 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, केंद्र राज्य संबंध समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। देखिए एक तरफ समिति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है इसके अध्यक्ष का नाम दिया है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ पे सब के सब अध्यक्ष क्या है, सुमेलित हैं। मौलिक अधिकार संबंध समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, केंद्र राज्य संबंध समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च? 4 दिवस और 4 ऑप्शन। फिलहाल पहले मैं प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष स्पैरो डे यानी गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली का राजकीय पक्षी है। 22 मार्च की अगर आप बात कर लीजिए, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर 20 मार्च आपका स्पैरो डे हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी। तो जो आपका यूनेस्को की बात करिएगा यहाँ पे UNESCO यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पेरिस में इसका जो है मुख्यालय होगा, इसकी लोकेशन फ्रांस में है। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 1? तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 है और इसी भाग में 2 में आपका क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, 12 से 35 याद रखिएगा। भाग 4 36 से 51 और ये आपका DPSP है। और भाग 1 से 4 जिसमें कि भारत के राज्य एवं संघ राज्यों का विवरण आपको मिल जाता है। प्रश्न संख्या 21 की बात करिएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा राइट। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आज के सेशन का 22वां क्वेश्चन, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके माइंड को करेगा डाइवर्ट। भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, समानातुल्य जलवायु या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु। तो रबड़ किस जलवायु के अंतर्गत आएगा? भूमध्य सागरीय अगर आप सोच रहे हैं तो गलत उत्तर होगा। ऑप्शन डी होगा भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य सागरीय में क्या होता है? भूमध्य सागरीय में जो है शीत ऋतु आर्द्र होती है, गर्म ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और इसमें रसेदार फल जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, लीची हो गया, ये पाया जाता है। मानसूनी जलवायु में पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। समानातुल्य की अगर बात अलग है ना। 23 की अगर बात करिएगा, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल आपसे पूछा गया है? गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना या फिर ग्वाटेमाला। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट। मूंगफली कहाँ की है? तो गैम्बिया आपका उत्तर यहाँ पे राइट होने जा रहा है। आज के सेशन का 24वां क्वेश्चन, हिंदुकुश पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान लगाते हैं उत्तर आपका होगा सही। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर हिंदुकुश पर्वत के लिए। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का कोड वर्ड क्या था? गेहूं और गुलाब, गेहूं और रोटी, रोटी और गुलाब, रोटी और कमल। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप गलत देंगे। मुझे जहां तक लगता है
ये प्रश्न का उत्तर मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। 57 की क्रांति का कोड वर्ड क्या था? गेहूं और गुलाब, गेहूं और रोटी, रोटी और गुलाब, या रोटी और कमल। और आज का प्रश्न, मैंने कल जो प्रश्न पूछा था, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप बताएंगे 23 दिसंबर आपका उत्तर होगा राइट, है ना। 23 दिसंबर आपका राइट होगा। और किसकी स्मृति में? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन PDF है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।